आइए, आपका स्वागत है क्लास 10 के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पार्ट 1 में। इस अध्याय के साथ हम पिछले साल शुरू हुए द टूर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले साल नोट किया था कि लोकतंत्र में सरकार के किसी एक अंग के साथ पूरी शक्ति नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का एक बुद्धिमान साझाकरण लोकतंत्र के डिज़ाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें और अगले 2 अध्यायों में हम शक्ति साझेदारी के इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कहानियों से शुरू करते हैं। ये दोनों कहानियाँ इस बात के बारे में हैं कि लोकतंत्र कैसा सत्ता बंटवारे की मांग को संभालता है। कहानियाँ लोकतंत्र में सत्ता बंटवारे की आवश्यकता के बारे में कुछ समान निष्कर्ष निकालती है। ये हमें शक्ति बंटवारे के विभिन्न रूपों पर चर्चा करने की अनुमति देता है, जिन्हें निम्नलिखित 2 अध्यायों में लिया जाएगा। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा राज्य की तुलना में क्षेत्रफल में छोटा है। इसकी फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ सीमाएं हैं। हरियाणा की आधी आबादी में इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश की जातीय आधार पर रचना बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी में से 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। अन्य 40% लोग वलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बेल्जियम के 1% शेष लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% डच बोलने वाले हैं। अल्पसंख्यक फ्रांसीसी भाषी समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली था। यह डच भाषी समुदाय द्वारा नाराज था, जिसे आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ बहुत बाद में मिला। इसने 1950 और 1960 के दशक के दौरान डच भाषी और फ्रांसीसी भाषी समुदाय के बीच तनाव पैदा किया। ब्राजील्स में 2 समुदाय के बीच तनाव अधिक तीव्र था। ब्राजील्स ने एक विशेष समस्या पेश की। डच भाषी लोगों ने देश में बहुमत का गठन किया, लेकिन राजधानी में एक अल्पसंख्यक आइए हम इसकी तुलना दूसरे देश की स्थिति से करें। श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर है। इसके लगभग 2 करोड़ लोग हैं, लगभग हरियाणा के समान। दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों की तरह श्रीलंका में भी विविध जनसंख्या है। प्रमुख सामाजिक समूह सिंगली भाषा जो कि 74% और तमिल भाषी 18% हैं। तमिलों में 2 उप समूह हैं। देश के तमिल मूल निवासियों को श्रीलंकाई तमिल जो कि 13% हैं कहा जाता है। बाकी जिनके पूर्वज कॉलोनियल पीरियड के दौरान भारत से बागान श्रमिकों के रूप में आए थे, उन्हें भारतीय तमिल कहा जाता है। जैसा कि आप मानचित्र से देख सकते हैं, श्रीलंकाई तमिल देश के उत्तर और पूर्व में केंद्रित हैं। अधिकांश सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि अधिकांश तमिल हिंदू या मुसलमान हैं। लगभग 7% ईसाई हैं, जो तमिल और सिंगली दोनों हैं।
जरा सोचिए कि इस तरह की स्थितियों में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच समुदाय अपने संख्यात्मक बहुमत का लाभ उठा सकता है और अपनी इच्छा को फ्रांसीसी और जर्मन भाषी आबादी पर मानने को मजबूर कर सकता है। ये समुदायों के बीच संघर्ष को और आगे बढ़ाएगा। इससे देश का बहुत खराब विभाजन हो सकता है। दोनों पक्ष ब्रसेल्स पर नियंत्रण का दावा करेंगे। श्रीलंका में सिंगला समुदाय ने एक बड़ा बहुमत प्राप्त किया और अपनी इच्छा पूरे देश पे थोप सकता है। अब आइए देखें इन दोनों देश में क्या हुआ। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुमत के आधार पर सरकार पर प्रभुत्व सुरक्षित करने की मांग की। नतीजतन लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सिंगली वर्चस्व स्थापित करने के लिए मेजॉरिटेरियन उपायों का एक श्रृंखला को अपनाया। 1956 में सिंघल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार तमिल की अवहेलना की गई। सरकारों ने तरजीह नीतियों का पालन किया जो विश्वविद्यालय के पदों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंघल आवेदकों के पक्ष में थी। एक नए संविधान ने निर्धारित किया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। एक के बाद एक आने वाले इन सभी सरकारी उपायों ने धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना को बढ़ा दिया। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध सिंघल नेताओं के नेतृत्व में कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि संविधान और सरकार की नीतियों ने उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया है, नौकरी और अन्य अवसरों को प्राप्त करने में उनके साथ भेदभाव किया है और उनके हितों की अनदेखी की। परिणाम स्वरूप समय के साथ सिंघल और तमिल समुदायों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। श्रीलंकाई तमिलों ने क्षेत्रीय स्वायत्तता और शिक्षा और नौकरियों को हासिल करने में अवसर की समानता के लिए एक आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल की मान्यता के लिए पार्टियों और संघर्षों का शुभारंभ किया। लेकिन तमिलों द्वारा आबादी वाले प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की उनकी मांगों को बार बार नकारा गया। 1980 के दशक तक कई राजनीतिक संगठनों ने श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में एक स्वतंत्र इलम यानी राज्य की मांग की। दो समुदायों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया। ये जल्दी ही सिविल वॉर में बदल गया। परिणाम स्वरूप दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे गए। कई परिवारों को शरणार्थियों के रूप में देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और कई ने अपनी आजीविका खो दी। अपने आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के श्रीलंका के उत्कृष्ट रिकॉर्ड के बारे में इकोनॉमिक्स की पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 का अध्याय 1 पढ़ा है। लेकिन गृह युद्ध ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को एक भयानक झटका दिया। यह 2009 में समाप्त हो गया।
बेल्जियम के नेताओं ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता के अस्तित्व को मान्यता दी। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने 4 बार अपने संविधान में संशोधन किया ताकि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जा सके जिसे सभी एक ही देश में एक साथ रह सकें। उन्होंने जो व्यवस्था की वह किसी भी अन्य देश से बहुत अलग है और बहुत नवीन है। यहाँ बेल्जियम मॉडल के कुछ तत्व हैं। संविधान बताता है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। कुछ विशेष कानूनों को प्रत्येक भाषाई समूह के अधिकांश सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कोई भी एक समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं कर सकता। केंद्र सरकार की कई शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दी गई हैं। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। ब्रुसेल्स की एक अलग सरकार है जिसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी समुदाय ने केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया है। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरी तरह की सरकार है। ये सामुदायिक सरकार एक भाषा समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ रहते हैं। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा से संबंधित मुद्दों की शक्ति है। आपको बेल्जियम मॉडल बहुत जटिल लग सकता है। ये वास्तव में बहुत जटिल है, यहाँ तक कि बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी। लेकिन इन व्यवस्थाओं ने अब तक अच्छा काम किया है। उन्होंने 2 प्रमुख समुदायों और भाषाई आधार पर देश के संभावित विभाजन के बीच नागरिक संघर्ष से बचने में मदद की। जब यूरोपीय संघ बनाने के लिए यूरोप के कई देश एक साथ आए तो ब्रुसेल्स को इसका मुख्यालय चुना गया।